चलिए देखिए, पहला नंबर का चैप्टर आज शुरू करते हैं, समाप्त भी कर देंगे। चैप्टर नंबर फर्स्ट, चैप्टर फर्स्ट, वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं। पहले थोड़ा सा ये जान लीजिए कि चैप्टर नंबर फर्स्ट कितने नंबर का है। तो चैप्टर नंबर फर्स्ट 5 नंबर का, एक चैप्टर पूरे 5 नंबर का, और अभी हो जाएगा 5 नंबर का। तो इसमें सबसे पहले जानकारी चाहिए आपको वास्तविक संख्याओं के बारे में। वास्तविक संख्या क्या होती है? तो वास्तविक संख्या होती है अपरिमेय, अपरिमेय और परिमेय। अपरिमेय और परिमेय के संग्रह को क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। ये देखिए ऐसे बोला बना दिए ना कि अपरिमेय भी है और इसके साथ परिमेय भी है। तो अपरिमेय और परिमेय संख्याओं के संग्रह को कहते हैं वास्तविक संख्याएं। अब इसमें से पहले जानेंगे अपरिमेय संख्याओं की पहचान, कि ऐसी कौन सी संख्याएं हैं जो अपरिमेय होती हैं। तो अपरिमेय वाली पहले देख लेते हैं। अंडर रूट के अंदर ऐसी संख्या लिखी हो जो पूर्ण वर्ग ना हो, जो पूर्ण वर्ग ना हो। तो अंडर रूट के अंदर वही संख्या जो पूर्ण वर्ग ना हो। अगर अंदर की संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है तो हम उस संख्या का वर्गमूल नहीं ज्ञात कर सकते, वर्गमूल नहीं ज्ञात कर सकते हैं। अगर अंदर वाई दी गई संख्या का वर्गमूल नहीं ज्ञात किया जा सकता है तो क्या कहलाएगी? अपरिमेय संख्या कहलाती है। तो सबसे पहले नंबर में तो आपके दिमाग में बैठ गया कि अंडर रूट के अंदर ऐसी संख्या लिखी हो जिसका वर्गमूल नहीं ज्ञात किया जा सकता। वर्गमूल ज्ञात तो कर लेंगे, लेकिन दशमलव लगा के आएगा, दशमलव लगा के आएगा। तो दशमलव लगा के आएगा तो उसको नहीं लेंगे। दशमलव तो बहुत सारी संख्या अभी बता दे रहा हूं दशमलव कितने प्रकार की संख्याएं आने वाली हैं। दूसरा, एक तो संकेत दिया है पाई, ये संकेत दिया है पाई। कहीं भी दिख जाए और किसी भी संख्या के साथ पाई दिख जाए, तो ये पाई कहीं भी दिखे किसी भी संख्या के साथ, जैसे कि 3 प्लस पाई लिखा हो, या फिर 4 प्लस 3 पाई लिखा हो, या 3 अपान पाई लिखा हो, या पाई इंटू 2 इंटू 3 इंटू 6 प्लस 2 लिखा हो। इस प्रकार से पाई उसमें दिख जाए तो सीधे सीधे आप कौन सा लिखेंगे? अपरिमेय। पाई एक ऐसा संकेत है जो 100% क्या रहता है? अपरिमेय रहता है। तो पहले नंबर में अंडर रूट वाली संख्या जिसका हम वर्गमूल नहीं ज्ञात कर सकते, या कह सकते हैं कि जो संख्या पूर्ण वर्ग नहीं बनती है अंडर रूट के अंदर, वो अपरिमेय संख्या होती है। दूसरे नंबर में पाई आ गया। अब एक संख्या बच रही दशमलव वाली। तो पहले दशमलव संख्या समझ लीजिए कि दशमलव संख्याएं होती क्या है। दशमलव, दशमलव में पहले 2 प्रकार आते हैं। एक ठो आएगा दशमलव में शांत दशमलव, शांत दशमलव, और दूसरे नंबर में हम लिखेंगे अशांत दशमलव, अशांत दशमलव। आ गई 2 प्रकार की संख्याएं। शांत दशमलव वे संख्याएं होती हैं जो हर से अंश में भाग देने पर दशमलव के कुछ अंक बाद कट जाती हैं। दशमलव लगाते हैं, कुछ अंक बाद क्या हो जाती हैं? वो कट जाती हैं। जैसे जैसे में क्या लिख दें यहाँ पे? 2/5 लिख दें, लिख दिए 2/5। हर से अंश में भाग देना है, 5 से भाग देना है, 2 में भाग नहीं जा रहा, नहीं जा रहा तो 0 लगा के क्या लगा देंगे? दशमलव। इसके बाद एक तो क्या लगा देंगे? 0। तो 5 चौको 20, ये कट गया, 5 चौको 20 कट गया। तो 0.4 आया, 0.4 आएगा कि 0.04 आएगा? यह कंफ्यूजन बनी रहती है। 0.4 का गुणा 5 में करेंगे, 5 चौको 20 की 0, 5 चौको 20, एक अंक बाद 0.2 आगा, गलत। सही है? अच्छा 2 ही लेना था, 20 नहीं लेना था क्या? 2 ही लेना तो सही है। तो इसको इस प्रकार से काट दें तो यहाँ पे कितना आ जाता है? 0.4। अब ये 0.4 शांत है कि अशांत है? दशमलव के बाद एक संख्या या दूसरी भी आ जाए, तीसरी भी आ जाए, कुल मिला के समाप्त हो जाए, दी गई संख्या पूरी तरह से कट जाए। अगर पूरी संख्या दी गई संख्या पूरी तरह से कट जाती है तो ये शांत दशमलव। तो पहला दशमलव संख्या क्लियर हुआ, शांत दशमलव संख्या। अब दूसरे में आ जाइए। दूसरे में लिखा है अशांत दशमलव संख्या। दशमलव के बाद भी नहीं कटती, बार बार वही संख्या रिपीट होती है या कुछ दूसरी संख्या प्राप्त हो जाती है तो कहलाती है अशांत दशमलव संख्या। इसके 2 प्रकार लिखेंगे अशांत वाले के। 2 प्रकार कौन कौन से रहेंगे? इसमें एक रहेगा अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती, और दूसरा रहेगा अशांत अनावर्ती, अनावर्ती। हाँ वही है।
अशांत आवर्ती और अशांत अनावर्ती। इसमें लिखा है अशांत आवर्ती, तो अशांत आवर्ती वाले में बार बार वही संख्या रिपीट होगी। दशमलव के बाद जो संख्या बार बार रिपीट होती है तो या तो डॉट डॉट लगा रहता है उसमें, या तो 0.3 डॉट 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 डॉट, या इसी को लिख सकते हैं 0.3 के ऊपर बार का चिन्ह लगा देते हैं। या तो बार का चिन्ह लगा देंगे या तो देखेंगे कि बार बार वही संख्या रिपीट हो रही है तो वो कहलाएगी अशांत तो है लेकिन क्या है ये आवर्ती है, बार बार वही संख्या रिपीट हो रही है। दूसरे नंबर में लिखा है अशांत अनावर्ती, इसको कहते हैं अशांत अनावसानी भी कह देते हैं इसको। ये जो अशांत अनावर्ती या अनावसानी है इसमें बार बार वही संख्या नहीं रिपीट होती है, इसमें संख्या बदल जाती है। जैसे 0.1 आ गया, फिर 0.01 आ गया, फिर 0.01 या 0.001, इनमें बीच में जीरो की संख्या क्या हो जाती है, बराबर बढ़ती चली जाती है। या कुछ और भी संख्या आ सकती है 0.35 36 37 38 डॉट 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 डॉट। कहाँ संख्या रिपीट हो रही है? अब ये ना कहिए कि 3 रिपीट हो रहा है तो 3 रिपीट होता, या तो फिर 35 35 35 रिपीट होता, तो एक बार 35 है, एक बार 36 है, एक बार 37 है, एक बार 38 29 27 डॉट 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 कहाँ तक चली जाएगी संख्या? अनंत तक चली जाएगी, इसका कोई अंत नहीं होने वाला है। तो उदाहरण में ज्यादातर यही वाली संख्या देखने को मिलती है, 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 तो जीरो वाली, तो ये अशांत अनावर्ती होती है। अब इसमें परिमेय और अपरिमेय कौन सी संख्या है? तो हम अभी पढ़ रहे थे अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय में पहले नंबर में बताएं अंडर रूट के अंदर ऐसी संख्या जिसका वर्गमूल ज्ञात नहीं किया जा सकता। दूसरे नंबर में पाई, पाई के साथ कुछ भी लिखा हो सब क्या हो जाता है, अपरिमेय हो जाता है। अब इसके बाद एक दशमलव संख्या आ रही है। दशमलव संख्या में सिर्फ ये वाली संख्या अशांत अनावर्ती, ये जो अशांत अनावर्ती संख्या है ये क्या कहलाती है? अपरिमेय संख्या कहलाती है। यहां लिख दे अशांत अनावर्ती या अशांत अनावसानी। अशांत अनावर्ती या अशांत अनावसानी एक ऐसी संख्या है जो क्या होती है, अपरिमेय होती है। तो अपरिमेय संख्या कितने प्रकार की बता दिए? 3 टाइप तो हुए अपरिमेय संख्या के, अंडर रूट, पाई और अशांत अनावर्ती दशमलव संख्या। अब इसके अतिरिक्त जितनी भी संख्याएं आएंगी ए टू जेड सब क्या कहलाएंगी? परिमेय संख्या कहलाएंगी। तो सबसे पहले नंबर में परिमेय संख्या तो ये बन गई P/Q, ऐसी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं और जिसका हर 0 के बराबर ना हो, जिसका हर 0 के बराबर ना हो। तो P और Q दोनों क्या हो? पूर्णांक हो, ये भी लिखा जाएगा, दोनों पूर्णांक हो और हर 0 के बराबर ना हो तो ये कहलाती है परिमेय संख्या। सबसे पहले नंबर में आ गई परिमेय संख्या P/Q वाली। इसके बाद भी ये 2 प्रकार की दशमलव संख्याएं लिखी हैं। एक लिखी है शांत दशमलव संख्या और दूसरी लिखे अशांत आवर्ती दशमलव संख्या। तो यहां लिखेंगे हम शांत दशमलव संख्या, शांत दशमलव संख्या, और दूसरे नंबर में इसके साथ आती है अशांत आवर्ती दशमलव संख्या। तो ये 2 प्रकार की जो दशमलव संख्याएं होती हैं ये दोनों परिमेय संख्याएं होती हैं, क्योंकि इन संख्याओं को हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। अगर व्यक्त कर सकते हैं तो क्या कहलाएंगी? परिमेय संख्या कहलाएंगी। अंडर रूट वाली संख्या इसमें भी देखने को मिलेगी, हालांकि उसमें अंडर रूट के अंदर ऐसी संख्या रहेगी जो पूर्ण वर्ग हो, पूर्ण वर्ग, अंडर रूट के अंदर इसमें पूर्ण वर्ग वाली संख्या रहेगी, तो ये क्या कहलाएगी? परिमेय। या कह सकते हैं कि ऐसी संख्या जिसका वर्गमूल ज्ञात किया जा सकता है वो कहलाती है परिमेय संख्या। ये होती है परिमेय और अपरिमेय संख्याओं की पहचान। अब इसके बाद अभ्यास प्रश्न। तो अभ्यास को शुरू करेंगे सबसे पहले गुणनखंड। गुणनखंड कैसे? गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड, दी गई संख्या के अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड स्टार्ट करेंगे। 1.1 के लगाते हैं सवाल पहले नंबर में। फिर प्रश्नावली 1.1। तो परिमेय अपरिमेय की पहचान तो कर लेंगे कि ना कर लेंगे? बहुविकल्पी प्रश्न में एक प्रश्न बन सकता है, निम्नलिखित में से परिमेय संख्या है, ऐसा लिखा रहेगा। यदि लिखा है निम्नलिखित में से परिमेय संख्या है तो उसमें 3 ठो ऐसी संख्या लिखी रहेंगी जो अपरिमेय होंगी और एक संख्या लिख दी जाएगी जो क्या होगी? परिमेय होगी, और उसी में टिक कर देना है। 3 ठो अपरिमेय, 1 ठो परिमेय, 3 अपरिमेय, 1 ठो परिमेय। जैसे हम कह दें निम्न में से अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ये प्रश्न बनेगा। पहला नंबर निम्न में से अपरिमेय संख्या है
अब 4 ठो विकल्प दिए रहेंगे ए बी सी डी। तो अपरिमेय एक में तो ये पाई लिख दिया, एक में अंडर रूट 4, एक में 3, एक में 2/5। 4 है पाई अंडर रूट 4, 3/2/5। अब इसमें से करें निम्न में अपरिमेय संख्या बताइए। तो यदि आपके परिमेय अपरिमेय की पहचान आपको पता है तभी कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। तो अभी ये बताया कि ये पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अंडर रूट 4 का वर्गमूल 2 होता है, ये परिमेय संख्या है, ये भी परिमेय है, ये भी परिमेय है, ये भी परिमेय है। तो ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो ये एक प्रश्न तो बहुविकल्पी प्रश्न में दिया ही रहेगा, परिमेय और अपरिमेय से संबंधित। तो जिसको पता होगा कि पहचान क्या होती है वो तुरंत टिक लगाएगा, जिसको नहीं पता है वो तुक्का मारेगा, फिर उसका गलत हो जाएगा। अब पहले देख लीजिए अभाज्य गुणनखंड। दी गई संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। तो पहले प्रश्न में यही लिखा हुआ है अभाज्य गुणनखंड, तो 38-25 पहला क्वेश्चन। 38-25 को अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में, गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए, ये प्रश्न बनेगा, व्यक्त कीजिए। बोर्ड एग्जाम में एक प्रश्न रहता है। अब बोर्ड एग्जाम का ये प्रश्न मान लीजिए दिया हुआ है 38-25 को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में पिछली बार पूछा गया था। देखिए 2026 में ये पूछा जा चुका है प्रश्न। अब 27 में ये नहीं आएगा तो संख्या बदल जाएगी, इसकी संख्या, सिर्फ संख्या बदलती है, सवाल का टाइप नहीं बदलता है। तो सवाल यही रहेगा, संख्या बदल के दूसरी आ जाएगी। 38-25 को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो इसके करवाइए अभाज्य गुणनखंड, किसके, 38-25। यहाँ लिख दीजिए 38-25 बराबर, काटिए इसको। पहले तो आपको पता होना चाहिए विभाज्यता का नियम। यदि विभाज्यता का नियम आपको नहीं पता तो आप गुणनखंड नहीं कर पाएंगे। 2 से विभाज्य, 3 से विभाज्य, 5 से विभाज्य, 7 से विभाज्य। और काटना किससे किससे, अभाज्य संख्या से ही काटना है, भाज्य संख्या से नहीं काटना। 2, 4, 2 से काट देना, क्योंकि 2 क्या है, एक अभाज्य संख्या है। 4 से नहीं काटना, 6 से नहीं काटना, 9 से नहीं काटना। तो इसको किससे काट सकते हैं, देखिए 5, 2, 7, 3, 10, 8, 18। तो विभाज्यता का नियम 3 वाला इसमें सेट हो गया। तो 3 एकम 3, और फिर आगे कितना हो जाएगा, 3 दूनाई 6, कितना बचा 2, 22, 3 7 21, 3 5 15। फिर 3 से कटेगा तो फिर काट दीजिए, 3 चौको 12 और 3 दूनाई 6 और 3 फिर कट रहा है, नहीं कट रहा, 5 से कट रहा है। देखिए 3 के बाद 4 तो नहीं लिए, 4 इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि भाज्य संख्या है, हमें अभाज्य चाहिए। चलिए काटिए, 5 8 40 और 5 5 25, फिर 5 से 17 पना 85 और 17 एकम 17। तब तक काटना जब तक इसके लास्ट में 1 ना प्राप्त हो जाए। तो ये होते हैं इसके अभाज्य गुणनखंड। अब ये जो गुणनखंड बाहर प्राप्त हुए इनको यहाँ लिख देना है। 3 कितनी बार आया, 2 बार, तो 3 की घाते 2। 5 कितनी बार आया, 2 बार, तो 5 की घाते 2। 7 कितनी बार आया, 17, तो 17 एक बार आ गया। इतना छोटा सा प्रश्न रहेगा। बताइए इस संख्या को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो जब गुणनफल के रूप में ही व्यक्त करना है तो व्यक्त कर दिए गुणनफल के रूप में। घातांक वाला लिखा रहेगा उसमें, उत्तर में जो रहेगा वो घातांक वाला ही रहेगा। तो आप घातांक से यहाँ देखेंगे 3 कितनी बार आया, 2 बार, तो 3 की घाते 2। 5 कितनी बार आया, 2 बार, तो 5 की घाते 2। 17 कितनी बार है, 1 बार है। विकल्प में ये दिया रहेगा, इसी में सही का निशान लगा देंगे। पहला क्वेश्चन सॉल्व हुआ। अब गुणनखंड से संबंधित सवाल नहीं करवाएंगे, गुणनखंड आप लोग ऐसे ही करके इसमें टिक करके चले आएंगे। तो अभाज्य गुणनखंड क्लियर हुआ। अब अभाज्य गुणनखंड के बाद आता है आपका लासा और मापा। लासा और मापा किस विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से। अभाज्य गुणनखंड विधि से दी गई संख्याओं का लासा व मासा ज्ञात कीजिए। तो पहले 2 संख्या लेते हैं, उनका लासा निकालते हैं और साथ में मासा निकालते हैं। 2 संख्या कौन सी हैं इसमें ले लेते हैं, 26 और 91। 2 संख्या लेते हैं पहले नंबर, दूसरे नंबर के प्रश्न में 26 और 91। ये 2 संख्याएं हैं, हमें इनका लासा भी ज्ञात करना है और मासा भी ज्ञात करना है। तो पहले निकालें लासा और मासा किस विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो 26 के गुणनखंड करवा देते हैं और 91 के भी गुणनखंड। 26 के गुणनखंड करवाएंगे तो 13 दूनाई 26 होता है, तो 2 गुणे 13 हो जाएगा। 13 दूनाई 26, 13 किसी संख्या पे नहीं कट रहा है। अब ये आ गए 91, तो 13 सत्ते 91, तो ये किसके गुणनखंड हो गए, 91 के गुणनखंड हो गए।
ज्ञात क्या करना है, लासा ज्ञात करना है। तो लासा में पहले जोड़े बनाएंगे, पहले क्या बनाएंगे, जोड़े। तो 13 इसमें भी है, 13 इसमें भी है, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, 13। जिस संख्या का जोड़ा बनता है उसको पहले लिखा जाता है, इसके बाद जिन संख्याओं का जोड़ा नहीं बनता है उनको भी लिख दिया जाता है गुणे का चिन्ह लगा के। तो गुणे कितना लिखेंगे यहाँ पे, 2 और गुणे 7, इनका गुणा कर लीजिए, 182। तो ये आया लासा। यदि प्रश्न में सिर्फ पूछे कि निम्न संख्याओं का लासा ज्ञात कीजिए तो आंसर में आप इसको बस कर देंगे, आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद यदि उसमें लिखा है माफा ज्ञात कीजिए तो माफा के लिए यहाँ लिखेंगे माफा, जो दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड है, इसमें भी 13 है, इसमें भी 13 है। अगर दोनों में 13 है तो मासा कितना हो जाएगा, 13। एक इसका आंसर बन गया मासा। लासा और मासा अभाज्य गुणनखंड विधि से। अब लासा और मासा का ये छोटा सा नियम था अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। अब सूत्र लगाएंगे, सूत्र से लासा और मासा ज्ञात करेंगे, पहली और दूसरी संख्या के बीच में संबंध स्थापित करेंगे। तो यहाँ पे सूत्र लिखे देना हूं, आप लोग लिख लीजिएगा। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा। तो ये मेन सूत्र होता है। दो संख्याओं के गुणनफल, ये जो दो संख्याओं का गुणनफल है ये दी गई संख्या के लासा और मासा के गुणनफल के बराबर होता है। अब इस सूत्र से 4 नए सूत्र बनाएंगे। 4 नए सूत्र कैसे बनेंगे, मान लीजिए पहली संख्या ज्ञात करनी है, पहली संख्या ज्ञात करनी है तो ये वाला पद इसी प्रकार से लिखा रहेगा, लासा गुणे मासा बटे दूसरी संख्या। तो इसमें जो है पहली संख्या नहीं दी रहेगी, प्रश्न में जो प्रश्न लिखा रहेगा उसमें एक संख्या दी रहेगी और दोनों संख्याओं का लासा और मासा दिया रहेगा। तो इसमें लिखा रहेगा तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए या पहली संख्या ज्ञात कीजिए। तो जब पहली संख्या ज्ञात करवाएंगे तो इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। इसको बदल दें, अब दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो दूसरी संख्या में लिखेंगे लासा गुणे मासा बटे पहली संख्या। दो सूत्र क्लियर हुए। अब इसमें से लासा ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, लासा ज्ञात करना है। तो ये वाला पक्ष यही रहेगा, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटे मासा। और इसके बाद एक सूत्र बच रहा है मासा ज्ञात करने का। तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटे लासा। एक सूत्र मेन है, इसी को पक्षांतर करा के है ये 4 सूत्र प्राप्त किए गए हैं। तो ये रिलेशन होता है पहली संख्या दूसरी संख्या लासा और मासा के मध्य। अब सूत्र से सवाल करेंगे, तो इसको मिटा दें फिर करवाते हैं सूत्र से सवाल। सूत्र भी मिटा दें, याद हो गया होगा आपको, मिटा दे। अगला क्वेश्चन समझिए, लासा और मासा के बीच संबंध भी स्थापित करना था। जो प्रश्न था, जो भी प्रश्न लिखा था इसमें लासा और मासा के बीच संबंध स्थापित करना था। 91 और कितना लिखा था लास्ट में, 26। 26 और 91 वाला प्रश्न किए थे अभी। तो 26 और 91 का लासा और मासा पहले निकाले थे। तो यह आया था 2 13 26 और यह था 7 13 91। तो लासा कितना ज्ञात किए हैं, 182 और मासा कितना आया था 13। अब फिर प्रश्न थोड़ा सा बढ़ रहा है। तो पहली संख्या दूसरी संख्या व लासा मासा में संबंध। तो लासा मासा पहली संख्या दूसरी संख्या में क्या संबंध होता है, तो ये होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा। जब संबंध लिखा रहेगा तो आप इस सूत्र का प्रयोग करके फिर संबंध स्थापित कर देंगे। चलिए इसमें मान रखिए पहली संख्या कितनी है, 26 गुणे दूसरी संख्या 91 किसके बराबर है, लासा 182 गुणे 13 के बराबर है। इन दोनों का गुणा करवा दीजिए। तो 26 और 91 का जल्दी से गुणा करा बताइए। हम लिख रहे हैं दोनों पक्ष में बराबर और संख्याएं आएंगे। फिर यहाँ लिखा जाएगा LHS बराबर RHS। तुरंत गुणा करके बताइए कितना आ रहा है। एक पक्ष का बस कर लीजिए, हो गया। एक पक्ष का करेंगे दूसरे पक्ष में उतना ही आ जाएगा, क्योंकि लासा मासा हमारा सही है। जब लासा मासा सही रहता है तब गुणनफल सेम टू सेम रहता है।
23 66, तो लिख लीजिएगा 23 66, दोनों सेम रहेगा, दोनों सेम रहेगा, क्योंकि इसमें लिखा क्या है कि इन दोनों का गुणनफल बराबर होना चाहिए इन दोनों के गुणनफल के। अब आपको चेक करना तो एक बार चेक कर लीजिए, 2691 का इतना आएगा 23 66। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में लिखा है HCF 306 और 257, 306 और 257 का 306 और 657 का HCF 9 है, 657 का HCF कितना है 9। तो LCM 306 और 657 ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न है बन रहा है अभी, दो संख्याएं 306 और 657 दी है, HCF पहले लिखा हुआ, तो इससे स्पष्ट हो गया कि इन दोनों संख्याओं का HCF कितना है 9 है। तो इन दोनों संख्याओं का LCM ज्ञात कीजिए। अब LCM ज्ञात करना है तो LCM वाला सूत्र लगाएंगे, तो LCM बराबर सूत्र हो जाए फर्स्ट नंबर गुणे सेकेंड नंबर अपान में HCF। तो फर्स्ट नंबर 306 इंटू 657 और बाई में कर देंगे यहाँ पे 9 से एक ठो पद कट जाएगा, क्योंकि लिखा है 6 या 3 9, विभाजिता का नियम 9 वाला सेट हो रहा है, तो 9 से काटिए, 9 तिया 27, तो 27 3 36, 9 चौको 36 गुणे 657। इन दोनों संख्याओं का जो गुणनफल आएगा, जो इन दोनों का गुणनफल आएगा वही क्या हो जाएगा, इसका LCM हो जाएगा। इस प्रकार का भी एक प्रश्न बनता है, दो संख्या दी रहेंगी, माफा दिया रहेगा, लाफा ज्ञात करना है, या फिर दो संख्या दी रहेंगी, लाफा दिया रहेगा, फिर मासा ज्ञात करना। कितना आया 34 38, 34 38, गुणा बिल्कुल सही सही करवाइएगा, गलत गुणा ना करवाइएगा, 34 38 आ गया, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो सूत्र का प्रयोग हो गया, ये हो गया सूत्र का प्रयोग। अगला क्वेश्चन, जांच कीजिए कि 7 11 13 प्लस 13, 7 11 13 प्लस 13, प्रश्न का टाइप बदल गया है, आपको जांच करना है 7 गुणे 11 गुणे 13 और फिर धन 13 भाज्य है या अभाज्य है। भाज्य है तो क्यों है, ये प्रश्न है बना हुआ है, इसमें लिखा रहेगा कहाँ पे, किस कौन है किया था, आंशिका की थी गुणा। जांच कीजिए कितना आ रहा है गुणनफल, जांच की, अरे तुरंत गुणा बदलो भी बदल देंगे, तब तक अगला प्रश्न लिखे दे रहा हूँ यहाँ। कितना आया है देखो, तुम्हारा गुणा गलत हो गया ना, अरे तो हो गया, कोई दिक्कत नहीं, हो जाने दो, गलत सही किए देना। कितना आ रहा है 22 33 8, अगली बार से ना गलत करना, 22 हो जाती है 22 33 8, अगली बार जिसका गलत हुआ होगा अगली बार सुधार लेगा। ठीक, चलिए ध्यान दीजिए इधर, अब अरे कोई दिक्कत नहीं, हो जाने दो। यहाँ देखिए, जांच कीजिए कि, अब इस प्रकार का प्रश्न लिखा है 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 भाज्य संख्या है या अभाज्य संख्या है। भाज्य है तो क्यों है, ये आपको बताना है, दो लाइन में इसको कर देंगे। इन दोनों संख्या में देखिए, ये पहली संख्या है और ये दूसरी संख्या है, ये पहली संख्या दूसरी संख्या दोनों में कॉमन कौन सी संख्या आ रही है 13, दोनों में कॉमन आ रही, तो बचेगा क्या 7 गुणे 11, 7 गुणे 11, यहाँ से क्या बचेगा प्लस 1, तो ये हो जाएगा 13, 11 फते 77 1 78। तो पूरी संख्या के दो गुणनखंड हो तो गए, ये अगर इन दोनों का गुणा कराएं तो एक तो संख्या बन जाएगी, और उस संख्या का गुणनखंड करेंगे तो 13 आएगा कि ना आएगा, आएगा गुणनखंड। और जब किसी संख्या का कोई गुणनखंड प्राप्त हो जाता है, एक और स्वयं के अतिरिक्त कोई अन्य गुणनखंड आ जाए, तो संख्या क्या हो जाती है भाज्य हो जाती है, क्योंकि दी गई संख्या स्वयं व एक के अतिरिक्त, हाँ अतिरिक्त जो संख्या कॉमन आती है वही लिख देते हैं, स्वयं व एक के अतिरिक्त किससे कट रही है 13 से, 13 से विभाज्य है, इसलिए 7 गुणे 11 गुणे 13 धन 13 भाज्य संख्या है। क्या है, भाज्य संख्या है। ये दूसरे टाइप का प्रश्न है, आ गया। अभी एक और बताते हैं कि दी गई संख्या 0 पर समाप्त होगी कि नहीं होगी। तो दो प्रश्न ऐसे हैं, एक तो ये वाला जांच करने वाला आएगा क्या ये भाज्य है या अभाज्य है, यदि भाज्य है तो क्यों है। तो दो संख्या ऐसी लिखी रहेंगी, बीच में प्लस लगा रहेगा,
अभी दूसरे अंक भी मिल जाएंगे आपको, उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको कॉमन देखना कि प्लस के पहले और प्लस के बाद वाले में कौन सी संख्या कॉमन है। अगर संख्या कॉमन में आ गई तो तुरंत लिखिए कि दी गई संख्या क्या है, भाज्य संख्या है। अब दूसरा प्रश्न इस प्रकार से बन रहा है, जांच कीजिए कि 6 की पावर n, जांच कीजिए कि 6 की पावर n शून्य पर समाप्त होगी, शून्य पर समाप्त होगी, ये वाला प्रश्न बनेगा। अब इसमें 6 की जगह में कोई दूसरी संख्या भी हो सकती है, 8 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है। हालांकि घातांक में कितना रहेगा, n रहेगा। जब घातांक में n है तो आपको बताना है कि क्या ये 6 की घात n एक संख्या है जो 0 पर समाप्त होगी या फिर नहीं होगी। तो हम क्या करेंगे, जो ये क्या दिया हुआ है, आधार, आधार कितना है 6, तो दिए गए आधार के गुणनखंड करवा लें। तो आधार का गुणनखंड कितना बनता है, 2 गुणे 3 बनता है। ये किसके बराबर नहीं है, तो ये 2 की घाते n गुणे 5 की घाते m के बराबर नहीं है। तो यदि इसका गुणनखंड 2 और 5 की घातांक के रूप में बराबर नहीं आ रहा तो ये 0 पर समाप्त नहीं होगी, क्योंकि 0 एक ऐसी संख्या है जो 2 और 5 का गुणा कराने पर ही प्राप्त होती है। जब तक 2 5 नहीं आएगा तब तक उसके इकाई के अंक में 0 नहीं आएगा, होगा 0 नहीं आएगा तो संख्या 0 पर समाप्त नहीं होगी। तो हमें संख्या को 0 पर समाप्त करना है, तो 0 पर समाप्त करने के लिए चाहिए 2 और 5 के गुणनखंड, तो 2 5 के गुणनखंड आ ही नहीं रहे। इसमें आ रहा है 2 और 3, 2 3 6 होता है जो 0 पर समाप्त नहीं होती। तो बस इतना ही लिख देना है आपको कि आधार का गुणनखंड करेंगे तो 2 की घात 2 गुणे 3 आया, जो किसके बराबर नहीं है तो 2 की घाते n और 5 की घाते m, n और m इसलिए लिख दें कोई बड़ी संख्या आ जाए, बड़ी संख्या आ जाए तो उसमें 2 3 तो 2 ही आ जाए और 3 4 तो 5 आ जाए, तो उसमें घातांक लगा दिया कि 2 कितनी बार आया, 3 बार, 5 कितनी बार आया, 2 बार। तो इसलिए n और m का प्रयोग कर दिया जाता है, क्योंकि सिर्फ 10 ही नहीं दिया रहेगा, हो सकता है 1000 दे दे, 5000 दे दे, 10,000, कोई बड़ी संख्या भी दी जा सकती है। तो ये 6 की घाते n अब आप यहाँ से स्पष्ट कर सकते हैं, क्योंकि 6 बराबर 2 गुणे 3 बराबर नहीं है 2 की घाते n 5 की घाते m के, इसलिए 6 की घाते n शून्य पर समाप्त नहीं होगी, समाप्त नहीं होगी। बहुत ज्यादा ब्यौरा लिखने की जरूरत नहीं है, जितना छोटा प्रश्न रहेगा उतना ही आसान रहता है। याद हुआ कि नहीं याद हुआ, कोई भी संख्या दी है उसके ऊपर घातांक n लगा है तो उसी संख्या के गुणनखंड करवाने हैं, और किसके बराबर दिखाना है, 2m 5 के बराबर दिखाने का, बराबर नहीं है तो 0 पर समाप्त नहीं होगी। अगर इसके जगह पे ये भाई संख्या आ जाती, कितनी आ जाती, 20 की घाते n, तो बताइए कि 20 की घाते n 0 पर समाप्त है, तो बिल्कुल हो जाती, क्योंकि 20 के गुणनखंड होते हैं 2 दूनाई 4 पंचे 20, ये बराबर है 2 की घाते n गुणे 5 की घाते m के, क्या है, ये बराबर है, क्योंकि 2 की घाते 2 हो जाएगा और 5 की घाते 1 हो जाएगा, n की जगह में 2 और m की जगह में 1, तो ये बराबर है, इसलिए ये लिखेंगे कि हाँ ये 0 पर समाप्त होगी। 2 5 आएगा तो समाप्त होगी, नहीं तो फिर वो समाप्त नहीं होगी। तो ये दोनों सवाल कर दिए, एक समाप्त होने वाला, एक ना समाप्त होने वाला। नोट कर लिए हैं, मिटा दें फिर इसको। और कोई संख्या दी है क्या? सिर्फ एनसीईआरटी करवाएंगे आज, ओनली एनसीईआरटी किताब के होंगे, उत्तर प्रदेश सरकार की किताब। इतना कुछ हुआ, अपरिमेय परिमेय हुआ, गुणनखंड हुआ, लासा मासा का प्रयोग और भाज्य भाज्य की पहचान, और साथ में 6 की घाते n 0 पर समाप्त होगी कि नहीं होगी। सब टाइप के तो हो गए प्रश्न। अब लासा मासा वाला एक ठो देख लें, a की घाते b की घाते, a और b के रूप में। जैसे मान लीजिए p बराबर लिखा हुआ है a की घाते 3 b की घाते 5। p एक संख्या है, p क्या है, एक संख्या है जिसके गुणनखंड बन रहे हैं a की घाते 3 और b की घाते 5। दूसरी संख्या q है, इसके गुणनखंड बन रहे हैं a की घाते 2 b की घाते 3। ये किसके गुणनखंड बन गए, b के। क्वेश्चन नंबर 5 ले लीजिए इसको, p का मान आया a क्यूब b5 और q का मान आया a स्क्वायर b की घाते 3 का HCF व LCM ज्ञात कीजिए। बीज गणित का एक सवाल आ गया, लासा और मासा ज्ञात करने में। मासा भी ज्ञात करना है और लासा भी ज्ञात करना है, तो इसके लिए आप घातांक में चले जाइए। किसमें, घातांक में। तो हम यहाँ पहले कह दें आपको ज्ञात करना है HCF, तो HCF बराबर पहले घातांक देखिए, तो इसमें a कितनी बार आया, 3 बार, और इसमें कितनी बार आया, 2 बार। तो कॉमन में क्या आएगा, स्क्वायर कॉमन में आएगा। तो इससे स्पष्ट हुआ कि गुणनखंडों में देखेंगे कि जोड़ा जो बन रहा है ए का जोड़ा बन रहा है, तो ए में कम घात वाली संख्या आपको लिख देनी है। तो इसमें भी ए है, इसमें भी है कम घात वाली, तो ए स्क्वायर लिख दिया जाएगा।
बी बी का जोड़ा बन रहा है, इसमें भी कम घातवाई संख्या लिखेंगे तो कम घातवाई संख्या कितनी हो जाएगी, देखिए तो HCF में कम घातांक वाली संख्याएं लिखी जाती हैं। और यदि इसका एलसीएम ज्ञात किया जाए, एलसीएम, तो एलसीएम में बड़ी घात वाली संख्याएं लिखी जाती हैं, बड़ी घात, तो बड़ी घात कितनी है, ए की 3 और बी की 5। सवाल वही उत्तर वही, देख लो कोई अंतर आया क्या, इसमें ये उत्तर आ गया, इसमें ये उत्तर आ गया, एलसीएम और HCF। क्लियर हुआ। बीजगणित वाले का सवाल शायद आ जाए परीक्षा में, बहुविकल्पी प्रश्न में, और आपको कह दे उसमें कि लासा और माफा ज्ञात कीजिए या फिर लाफा ज्ञात कीजिए या सिर्फ माफा ज्ञात कीजिए। तो माफा कहेगा तो छोटी छोटी घात वाली संख्या लिख देंगे, दोनों से देख के लिखना है, ये पहली संख्या ये दूसरी संख्या, दोनों से देख के लिखेंगे, छोटी घात और ये बड़ी घात, छोटी घात। अगला प्रश्न कौन सा बनेगा, एक खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, दूसरे को 12 मिनट लगते हैं। देखिए जब दो व्यक्ति कोई चक्कर लगा रहे हो किसी को लेके, दो व्यक्ति हैं, सोनिया है और कौन है, रवि, ये दो व्यक्ति किसी वृत्ताकार पथ के चक्कर लगा रहे हैं, और दोनों किसी की स्पीड ज्यादा है, किसी की स्पीड कम है, अगर कितने समय बाद वो पुनः एक ही बिंदु पर मिलेंगे। तो इस प्रकार के 2-3 प्रश्न बनते हैं। एक तो ये वाला प्रश्न आया करता था कि एक समय में कोई घंटी बज गई, कोई घंटी एक समय में बज गई और कितने समय के अंतराल में फिर घंटियां पुनः से बजेगी, या तो ये सवाल आ जाए, या तो एक सवाल लाफा बासा वाला होता है, तो लाफा निकालते थे। एक और होता है यातायात वाली जो बत्तियां जला करती हैं, तो यातायात में बत्ती कितने कितने समय पश्चात जलती हैं, तो पुनः एक साथ कब जलेंगी, जब एक साथ वाली आती है तो उसमें भी एलसीएम ही ज्ञात किया जाता है। तो ये भी तो वही प्रश्न है कि ये है आर और ये है यस, तो आर और यस एक स्थान से चलना प्रारंभ करते हैं और दोनों की स्पीड क्या है, अलग अलग है, तो कितने समय पश्चात पुनः एक ही बिंदु पर मिलेंगे। तो जब इस टाइप के प्रश्न आते हैं तो आप सीधे दिमाग में लाइए कि हमको एलसीएम चाहिए, एलसीएम। तो किसका किसका, 18 और 12 का, तो 18 और 12 का क्या निकाल रहे हैं, एलसीएम निकाल रहे हैं, 36 आ जाएगा, 2 9 18 2 6 12, 2 9 2 3 6, 3 त्रिकाई 9, 3 1 कम 3, फिर 3 1 कम 3, 3 1 कम। तो इसका लासा कितना आया, तो लासा आया 2 2 4 3 12 3 36, यही 36 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समय अगर दिया है मिनट सेकंड में तो मिनट सेकंड लगा देंगे, दूरी दी है तो दूरी लिख देंगे, जो प्रश्न में दिया रहेगा वही इसके साथ मात्रक लिख दिया जाता है। तो 1.1 अभ्यास समाप्त। अब आइए 1.2 में, अपरिमेय संख्याओं को प्रदर्शित कीजिए, यानी कि सिद्ध करने वाले सवाल हैं, जो कि वो भी सवाल फिक्स ही रहते हैं जो बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछे ही जाते हैं। अब सिद्ध करने वाले सवालों के मैं 5-6 टाइप भी बता दूंगा आप लोगों को, जिसमें से एक तो 100% ही बोर्ड एग्जाम में आ ही जाता है। पिछले 2 सालों से लगातार ये प्रश्न रिपीट हो रहा है, 2 + √5 या √3 - 2, 1 + 2 √2, इस प्रकार के प्रश्न आ रहे हैं पिछले 2 सालों से लगातार, ये वाला और ये वाला, ये वाला एक तो सिंगल संख्या वाला नहीं आ रहा। तो पहले आप अपरिमेय संख्याओं के ये जो प्रश्न बनते हैं उनके टाइप समझिए कि कितने टाइप के ये सवाल बनते हैं। तो पहले नंबर में तो आपको ये सवाल बनता है, दर्शाइए कि, यहाँ लिखे दे रहा हूं बड़े बड़े अक्षरों में, दर्शाइए कि, हमको दर्शाना है कि ये दी गई संख्या क्या है, अपरिमेय है, हमको दी गई संख्या को अपरिमेय दर्शाना है। अपरिमेय दर्शाने में पहले प्रश्न बनता है सिर्फ अंडर रूट के अंदर एक ठो संख्या लिखी रहेगी, 2 3 5 7, या तो 2 हो या 3 हो, √5 या √7, डॉट करके तमाम संख्याएं रहती हैं, कोई एक संख्या प्रश्न में लिखी मिलेगी कि दर्शाइए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, या फिर लिखा रहेगा दर्शाइए कि √7 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये पहला टाइप का सवाल होता है। फिर दूसरे नंबर में योगफल और अंतर के सवाल बनते हैं। तो योगफल और अंतर वाले में देखा जाए तो एक तो रहती है परिमेय संख्या, तो 2 क्या है, एक परिमेय संख्या है, इसके साथ में एक अपरिमेय संख्या रहती है, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या। तो इसमें भी यही प्रश्न बना, दर्शाइए कि 2 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। प्लस की जगह में माइनस भी हो सकता है, तो हम एक साथ कर दें प्लस और माइनस, या तो प्लस वाला प्रश्न बन जाएगा या फिर माइनस वाला प्रश्न बन जाएगा, और दर्शाना है इसको तो दर्शा देंगे। अब एक तो गुणा वाला लीजिए, गुणे वाले में रहेगा 3√5, देख लीजिए 3 का गुणा ही तो करवाया गया है √5 में, तो 3√5 एक अपरिमेय संख्या है, ये भी दर्शाने के लिए आ सकता है। अब जोड़ और गुणा एक साथ ले लीजिए, जोड़ और गुणा 5 + 3√5, जोड़ और गुणा दोनों क्या आ गए एक साथ, दर्शाने के लिए आएगा 5 + 3√5 एक अपरिमेय संख्या है। अब एक तो भाग वाला आ जाएगा, इसमें भी माइनस कर सकते हैं,
ये भी प्लस और माइनस के साथ प्रश्न बन सकता है। अब एक भाग वाला, 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। आगे भाग वाला दर्शाइए कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। अब एक ऐसा प्रश्न बना है कि दोनों में अंडर रूट लगा है। दर्शाइए कि √2 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। और बना दे टाइप 3√2 + √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस प्रकार से 7 प्रकार के सवाल आपको बता दिए, जिनमें से लगातार कौन से सवाल रिपीट हो रहे हैं, ये वाले प्लस माइनस वाले सवाल लगातार 2 सालों से रिपीट हो रहे हैं। अगर ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ाया जाएगा तो गुणे वाले में पहुंचा दिया जाएगा, उससे और आगे बढ़ा दिया जाएगा तो इसमें पहुंचा दिया जाएगा, इससे आगे तो नहीं पहुंचेंगे। ये वाला करना है, सबसे नीचे वाला और 1/√2 वाला, इन दोनों को करना है। वर्ग करा देंगे दोनों पक्षों का। जो पहला टाइप का सवाल रहेगा वही ये वाला रहेगा, ये बीच के छोटे सवाल हैं, ये छोटे सवाल हैं। इसके बाद ये वाला बड़ा रहेगा, ये भी बड़ा रहेगा, ये भी बड़ा रहेगा, ये भी बड़ा रहेगा, क्योंकि इनमें जितने सवालों में हम टिक कर दिए, ये प्रश्न बनते हैं दोनों पक्षों का वर्ग करा के। लिखना पड़ता है दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, इनमें वर्ग नहीं करना पड़ता है। इसमें जो परिमेय एक तरफ, अपरिमेय दूसरी तरफ, फिर लिख देंगे कि ये दोनों बराबर नहीं होंगी, इसलिए यह एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले नंबर में एक ये वाला सवाल करते हैं पहले नंबर में। अब इनमें से आप ये बताइए कि 2, 3, 5, 7 में से कौन सा करवाना है। कौन सा भी कर दें सेम ही रहने वाला है, अंतर कुछ नहीं है, भाई संख्या तो बदली जाएगी। 2 वाला लेंगे तो 2 2 का करवा देंगे, 5 वाला लेंगे तो 5 5 का करवा देंगे। तो पहले नंबर में यही वाला लेते हैं। तो ये प्रश्न बनेगा, दर्शाइए कि √2 एक अपरिमेय संख्या, ये पूरा प्रश्न है लिख दिया, अपरिमेय संख्या है, ये दर्शाने के लिए आएगा कि यह एक अपरिमेय संख्या है। तो जब सबसे पहले यहाँ लिखिएगा हल, पूरा परीक्षा में लगाने का तरीका बता दे रहा हूँ कैसे लिखना है। यहाँ पे क्या लिख दिए, हल। इसको हटा दें, यहाँ पे हल है कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नोत्तर नंबर फर्स्ट, प्रश्नोत्तर नंबर, यही प्रश्न तो आता है, प्रश्नोत्तर नंबर फर्स्ट, हल कर रहे हैं। ये ऐसे लाइन खींची हुई मिलेगी ना आपको कॉपी में, ऐसे खींची रहेगी ना लाइन, यहाँ पे डबल लाइन खींची रहेंगी, ये डबल लाइन खींची है, मान लीजिए कॉपी बन गई आपकी, बोर्ड एग्जाम के लिए बता रहे हैं ना पूरी तरह से। तो जब हल करेंगे तो यहाँ लिखेंगे माना, क्या लिखेंगे, माना कौन सी संख्या, √2, तो माना √2 एक क्या है, परिमेय संख्या है। दर्शाना हमको क्या है, अपरिमेय, मान क्या लिए, परिमेय संख्या। हम मान लिए इसको कि यह एक परिमेय संख्या है। यदि यह एक परिमेय संख्या है तो हम इसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि परिमेय है। तो आगे लिखा जाएगा √2 किसके बराबर है, P/Q के रूप में हम इसको लिख सकते हैं। अब इसके आगे फिर थोड़ा सा लिखा जाता है, ये सब सवालों में लिखा जाएगा, जहां P, Q ये दोनों क्या हैं, और Q बराबर नहीं है किसके, ये जितने भी प्रश्न रहेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक 7-8 प्रकार के जितने भी प्रश्न हैं, सब में आप ये लिखेंगे। यदि A/B मान रहे हैं तो AB पूर्णांक है, B बराबर नहीं है 0 के, तो AB मानने की क्या जरूरत है, जब PQ इतना आसान चल ही रहा है, PQ रटाया है, तो √2 संख्या किसके बराबर कर देना है, P/Q के बराबर कर देना है। अब इसमें लिखेंगे एक लाइन, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, यहाँ लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब वर्ग करेंगे तो √2 से वर्ग कट जाएगा तो कितना बचेगा, 2, डायरेक्ट है कर दिए, P² अब तिर्यक गुणा होगा, हर का गुणा इधर ऊपर होगा तो हो जाएगा 2Q² बराबर में P²। अब Q² के बराबर में कितना चला जाएगा, P²/2, ये समीकरण 1 हो जाए करता है। ये क्या हो जाएगा, समीकरण 1। यहाँ लिखा है Q² बराबर है P²/2 के, तो इससे स्पष्ट हो रहा है कि P² एक संख्या है जो 2 से कट रही है, तभी तो उसके नीचे /2 लिखा है। तो P² एक ऐसी संख्या है जो 2 से क्या हो रही है, कट रही है। तो हम यहाँ लिखेंगे हिंदी से, क्योंकि P² 2 से विभाज्य है, ये क्या है, विभाज्य है। अगर दी गई संख्या का स्क्वायर 2 से कट रहा है तो दी गई संख्या भी 2 से कट जाएगी, अगर कट जाएगी तो इसलिए P भी 2 से विभाज्य होगा। ठीक है, हो गया विभाज्य।
तो पी स्क्वायर 2 से विभाज्य है तो पी भी 2 से विभाज्य है। अब आगे लिखेंगे, अब हम मानेंगे पी बराबर 2 और एक व्यंजक ए से लेके जेड तक क्या माने सी, पी बराबर 2c। आधा प्रश्न यहाँ से यहाँ तक सॉल्व हो गया। अब आधा किसके लिए करना है, क्यू के लिए करना है, पी वाला फिनिश। अब यहाँ लिख दिए पी बराबर 2c। जैसे यहाँ लिखे थे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ऐसे यहाँ लिखेंगे पुनः दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। तो फिर दोनों पक्षों का वर्ग करवाएंगे, तो यहाँ लिखेंगे पुनः दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा, पी स्क्वायर बराबर 4c स्क्वायर। समीकरण 1 में आइए, समीकरण 1 लिखे थे ना, इसीलिए तो लिखे थे समीकरण 1 मान रखने के लिए। तो पी स्क्वायर किसके बराबर है, 2q स्क्वायर के बराबर है। तो पी स्क्वायर में लिख देंगे 2q स्क्वायर बराबर 4c स्क्वायर। कहाँ से, समीकरण 1 से, भूल ना जाइएगा समीकरण 1 इसलिए लिखा गया कि समीकरण 1 से पी स्क्वायर की जगह में लिखेंगे 2q स्क्वायर और बराबर 4c स्क्वायर। काटिए, 2 दूनाई कितना आ गया, 2c स्क्वायर आया, और इधर गुणे 2 इधर नीचे ले आइए, q स्क्वायर ये गुणे 2 इधर आ जाएगा तो हो जाएगा बटे 2 बराबर किसके, q स्क्वायर के। यहाँ पे पी स्क्वायर 2 से विभाज्य था और यहाँ ये q स्क्वायर 2 से विभाज्य है। यहाँ पे लिखें क्योंकि q स्क्वायर 2 से विभाज्य है, इसलिए q भी 2 से क्या हो जाएगा, विभाज्य हो जाएगा। ये 2 से विभाज्य तो ये भी क्या हो गया, 2 से विभाज्य। p और q दोनों ऐसी संख्याएं जो किससे कट जाती हैं, 2 से कट जाती है। 2 से कट जाते हैं तो इनका एचसीएफ कितना ज्ञात हो जाएगा, तो इनका एचसीएफ हो जाएगा 2, क्योंकि p कामा q 2 से विभाज्य हैं, 2 से विभाज्य हैं, इसलिए एचसीएफ pq किसके बराबर हो गया, 2 के बराबर हो गया। अब इसके बाद जो हिंदी लिखते थे वही हिंदी लिख देना है। हाँ, अतः विरोधाभास, विरोधाभास क्यों लिया जा रहा है, विरोधाभास इसलिए लिया जा रहा है कि संख्या हमारी अपरिमेय थी, माने बैठे हैं परिमेय, परिमेय माने हैं तो परिमेय सिद्ध भी कर दिए, परिमेय मान के परिमेय ही तो सिद्ध किए हैं। परिमेय संख्या का ही तो एचसीएफ निकलेगा, अपरिमेय का कहां से निकालना चाहिए। तो अंडर रूट 2 एक परिमेय थी, हम परिमेय इसको सिद्ध कर दिए, लेकिन हमें पता है कि इसको हमें अपरिमेय दर्शाना था, अपरिमेय, इसीलिए एक नया शब्द जोड़ दिए, विरोधाभास। अगर विरोध कर रहा है, विरोधाभास यानी उसका उल्टा जा रहा है ना, तो लिख दीजिएगा अतः, लिखे दे रहे हैं अतः। तो एक और लिखना है जो कि कल्पना के विरुद्ध है, जो कि कल्पना के विरुद्ध है, विरुद्ध है, अतः उक्त विरोधाभास, विरोधाभास से स्पष्ट है कि अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये क्या हो जाएगी, एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। हिंदी जरूर लिखिएगा, हिंदी लिखना अनिवार्य है। तो ये थोड़ा बड़ा सवाल हो जाता है, सिंगल संख्या थी, अंडर रूट के अंदर एक संख्या थी, उसको दर्शाना था, तो थोड़ा बड़ा है। अब इसके बाद ये जो प्रश्न बनेंगे 3 टाइप के, ये बहुत छोटे प्रश्न बनेंगे, 3-3, 4-4 लाइन के प्रश्न बनेंगे। इनमें से एक ठो ये दे रहे हैं, बस सिर्फ और सिर्फ एक ठो करना है। इसके बाद फिर अगले नंबर में एक तो बटे वाला बताना है, फिर लास्ट वाला बताना है, वैसा ना हो जाएगा। मिटा दे फिर ये वाला। हाँ, अब दूसरा, ये आ गया प्रश्नोत्तर नंबर 2। अब प्रश्नोत्तर नंबर 2 में आप लोग क्या करते हैं, बोर्ड एग्जाम में कॉपी लेते हैं तो लाइन दोनों का खींच चले आते हो, खींचते हो कि नहीं खींचते, दोनों टाइप, इधर भी लाइन खींच देते हो, इधर, अरे खींच देते हो अब, है अब खींची खिंचाई आती होगी, अब पहले नहीं आती थी खींची खिंचाई। हाँ, तो अब अगर खींची खिंचाई लाइन आती है तो बहुत बढ़िया है, नहीं खींचते हो तो बहुत अच्छी बात है। बाकी इधर लाइन खींचा नहीं जाता है, इधर आप अगर मोड़ना है तो एक पटरी आप कॉपी ऐसे एक बार मोड़ के हाथ ऐसे चला दीजिए,
तो लाइन ऑटोमेटिक बन ही जाएगी। मोड़ के चाहे देख लो, मोड़ोगे काफी और थोड़ा हाथ मार दोगे, इधर तो खींचना ही है, इधर खींचना है। इसके बाद कुछ ये जैसे एक तो पेज है, इधर तो हाशिया इस प्रकार से बना ही देते हैं, और कुछ लोग इधर भी इतना लंबा पेज है तो यहाँ पे लाइन खींच के इतने बीच में लिख देंगे, इतने बीच में और लिखा चले आएंगे नीचे। खींची खिंचाई मिलेगी तो बहुत अच्छी बात है, खींचना नहीं पड़ेगा, आपका समय बच जाएगा। उसी समय में आप एक दो प्रश्न जल्दी जल्दी करके चले आएंगे। तो लाइन इधर ना भी खींच रहे तो खींचना नहीं है इधर लाइन, बोर्ड एग्जाम की कॉपी में आप इधर लाइन नहीं खींचेंगे। देखिएगा दूसरा प्रश्न, ये वाला करवाएं, 2 + √3, ये वाला करवाएं 4 नंबर, ठीक है। 5 + 3√5, 5 + 3√5, ये दर्शाना है ना, दर्शाइए कि 5 + 3√5 एक अपरिमेय संख्या है, ये हमको दर्शाना है। 5 + 3√5, वही प्रक्रिया, कोई चेंजिंग नहीं है। माना तो ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो 5 + 3√5 एक परिमेय संख्या है। हिंदी से आप लिख लीजिएगा कि माना ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। इसमें फिर वही लिखेंगे, p, q दोनों पूर्णांक हो जाएंगे, और q बराबर नहीं है किसके, 0 के। ये सब में लिखा जाएगा, जहां जहां इसमें वर्ग नहीं करवाना, छोटा सवाल लगने वाला है। तो इसमें लिखिएगा 3√5 बराबर p/q। ये जो +5 यहाँ दिख रहा है वो दूसरे पक्ष में चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, -5। तो इसको लिखेंगे -5 लिख दिए। थोड़ा सा इसको हल कर लीजिए, /1 और लाफा लेके इसको थोड़ा सा हल कर लें तो ये कितना हो जाएगा, q एकम q बटे p एकम p -1q तो 5q -5q। अब यहाँ देखिए 3 का गुणा √5 के साथ है, 3 का गुणा है √5 के साथ, तो इधर बटे में चला आएगा, इधर बचेगा सिर्फ √5। और अभी पहले नंबर के सवाल में हम सिद्ध किए हैं कि √2, 5, 7 ये सब क्या होती हैं, अपरिमेय संख्या होती हैं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे, हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। और इधर वाली क्या हो जाएगी, परिमेय हो जाएगी, क्योंकि ये दोनों पूर्णांक लिए जाएंगे ना, तो पूर्णांक लिए जाएंगे तो संख्या रहेगी। अगर हम यहाँ 2 ले लें तो 2 - 5 दूनाई 10, 2 - 5 दूनाई 10 और बटे 3 दूनाई 6, संख्या बटे संख्या आ रही है तो क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या हो जाएगी। तो यहाँ लिखें p - 5q/3q, ये एक कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या है। तो एक अपरिमेय आ गई और एक परिमेय संख्या है, तो ये दोनों कभी बराबर नहीं हो सकती हैं। एक परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या कभी बराबर नहीं हो सकती हैं। तो हम लिखेंगे इसलिए √5 बराबर नहीं होगी किसके, p - 5q/3q के। हो जाएगी क्या, ये बराबर नहीं है। तो अब वही हिंदी, अतः विरोधाभास से लिखा है, अतः विरोधाभास से स्पष्ट है कि कौन सी संख्या, 5 + 3√5, 5 + 3√5। अब इसमें कल्पना नहीं करवाएंगे, इसमें कल्पना नहीं की जाएगी। कल्पना तो उसमें करते हैं कि जिसमें HCF आ जाता है, उसमें कल्पना रहती, इसमें नहीं रहती। अतः उक्त विरोधाभास से स्पष्ट है कि 5 + 3√5 एक अपरिमेय संख्या है। ये सिद्ध हो गया। इतना एक छोटा सवाल रहेगा, ये नोट कीजिए, इसको नहीं करना। नेक्स्ट नंबर करवाएं फिर, अब बटे वाला, 1/√2। क्या हुआ, अरे रुक जाओ, अभी बोर्ड एग्जाम जब नजदीक आ जाएगा तब 4 घंटे की लगातार क्लास लिया करूंगा, लगातार। एक दिन में कम से कम 3 चैप्टर, दूसरे दिन में 3 चैप्टर। कौन, और क्या, बोर्ड एग्जाम के पहले बंद करेंगे ना, मतलब जब आपका पेपर होने वाला होगा तब, उसके पहले 2-3 महीने पहले नहीं बंद करेंगे। पिछले साल है बंद कर दिए थे। जैसे फरवरी में एग्जाम होगा ना आप लोगों का, किसकी, हाँ 9 वालों का कोर्स समाप्त हो जाएगा, उनकी बंद कर देंगे, वो आप लोग का पेपर तक पढ़ाएंगे। सवा तो 100 मसा वही है, रिकॉर्ड नहीं तोड़ना है क्या आप लोगों को, बताओ। मार्च में नहीं होंगे, फरवरी में पेपर होते हैं, फरवरी में हो गया। इसको सब पता है कि गणित का पेपर मार्च में होगा, और ये भी बता दिए कि ये वाला प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा।
कौन सा बताया बोला तुम्हारा प्रश्न लिख दूं। 5001 5005 आ जाएगा तो बहुत अच्छी बात है। 2 नंबर का आएगा। ले 5005 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। अभाज्य गुणनखंड किसके 5005 के। भाई एक तो प्रश्न तो आना ही आना है भाज्य गुणनखंड का। अब संख्या कौन सी दी जाएगी ये फिक्स नहीं है। अब अर्पित कह रहा है कि 5005 आएगा तो हम इसको बोर्ड में लिख दिए हैं, वीडियो भेज का बन गया है। अब देखते हैं कि 5005 आता है कि नहीं आता है। ठीक है, आ जाएगा तो बहुत अच्छी बात है। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न। कौन सा क्वेश्चन करवाए तीसरा। तो ये वाला 1/√2 वाला। इसको इसलिए नहीं करवा रहे हैं क्योंकि 3 डायरेक्ट दूसरे पक्ष में चला जाएगा, आ जाएगा 3 चला जाएगा उधर बटे क्यू के साथ। अभी ये वाला करवाए तो ये वाला, तो जैसे ये वाला था वैसे ये वाला हो जाएगा, ये बस हट जाएगा उसमें से, बस और छोटा प्रश्न बन जाएगा। तो अगला नंबर करते हैं 1/√2 वाला। तो यहाँ मान लें, माना 1/√2 बराबर किसके P/Q। ये मान लिए, माना 1/√2 बराबर किसके आ गया, P/Q के आ गया। तिर्यक गुणा करवा लीजिए। कैसा गुणा करवा दें, तिर्यक गुणा। इसको 2 विधि से अभी बताऊंगा, एक शॉर्ट विधि एक लॉन्ग विधि। पहले छोटी वाली विधि देखिए, तिर्यक गुणा कराइए तो कितना हो जाएगा ये Q बराबर √2P। तो Q/P बराबर √2। अपरिमेय परिमेय PQ दोनों पूर्णांक हैं। PQ क्या है, दोनों पूर्णांक हैं। और PQ दोनों पूर्णांक है। यहाँ एक तो थोड़ा सा बढ़ा दीजिएगा, P, Q दोनों बराबर नहीं है। इसमें P और Q दोनों का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ तो है बटे Q, यहाँ आ गया ऊपर Q, नीचे आ गई P। अगर यहाँ 0 हो जाएगा तो इसका मान फिर अनंत हो जाएगा, तो फिर 0 हो जाएगा। इसीलिए इसमें आप इतना याद रखिएगा कि जो लिखिएगा लास्ट में, उसमें लिखिएगा P और Q दोनों के मान 0 के बराबर नहीं होने चाहिए। इससे ये शार्ट हो जाता है सवाल। अगर इतना नहीं याद है तो आप लॉन्ग करिए, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग कराएंगे, फिर इसमें आएगा Q²/2 2 से विभाज्य है, P²/2 2 से विभाज्य है। अतः HCF P और Q का कितना आया 2, जो कि कल्पना के विरुद्ध है। अतः उक्त विरोधाभास से स्पष्ट है कि यह एक अपरिमेय संख्या है। तो ये वाला कर लेंगे ना। अब WKT हम जानते हैं कि √2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, और Q/P कौन सी संख्या आ जाएगी, परिमेय संख्या आ जाएगी। तो दोनों बराबर नहीं होंगी। अगर ये दोनों बराबर नहीं होंगी तो लिख देंगे, अतः विरोधाभास से स्पष्ट है कि यह एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार से इसको कर देंगे। ये वाला बताएं, बड़ी वाली विधि, दोनों पक्षों को वर्ग करा के, यही वाला ठीक है। वर्ग कराएंगे तो जैसे √2 वाला आया था, बिल्कुल सेम टू सेम √2 वाला सवाल इसमें शामिल हो जाएगा। उसमें पहले आ गया था P²/2, इसमें पहले नंबर पे आ जाएगा Q²/2, बाद में जाएगा P²/2। सवाल वही बनने वाला, सवाल में कोई अंतर। अब कौन सा करें, लास्ट वाला 7 नंबर वाला करते हैं, लास्ट वाला। वो तो होगा, दोनों पक्षों को वर्ग करा के, ये वाला भी वर्ग करा के ही करेंगे। ये जो 7वां क्वेश्चन लिखा हुआ है इसमें, प्रश्न नंबर 7 ये दे रहे हैं यहाँ, 3√2 + √5 किसके बराबर में मानेंगे। इसको तो लिखेंगे, माना 3√2 + √5 बराबर है P/Q के। तो ये किसके बराबर है, P/Q के बराबर है। PQ दोनों क्या होने चाहिए, पूर्णांक। ये दोनों क्या है, पूर्णांक। इसमें Q बराबर नहीं हो जाएगी इसके, इतना हम इसमें मानेंगे। अब आगे यहाँ लिखें, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं तो ये बनता है A + B का होल स्क्वायर। A + B का होल स्क्वायर बन जाएगा, बराबर में रहेगा P/Q का होल स्क्वायर। दोनों पक्षों का वर्ग A + B, तो A² 3 त्रिका 9 दूनाई 18, B² 5 5 25, 5 ही रहेगा, वर्ग है ना, √ के साथ रहेगा तो कट जाएगा, जैसे इसका कट गया है। 3 त्रिका 9 दूनाई 18 और सिर्फ 5, A² + B² + 2AB, तो 2 तिहाई 6 और √ 5 दूनाई 10, बराबर में P²/Q²। ये वाला प्रश्न इन प्रश्नों जैसा बन गया। 18 5 दूसरे पक्ष में चला जाएगा,
तो 6 अंडर रूट 10 इधर रहेगा बराबर पी स्क्वायर बटे क्यू स्क्वायर, 18 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा -23 दूसरे पक्ष में पहुंच जाएगा। अब 6 इधर बटे में ले आना है, सवाल सॉल्व हो जाएगा। पी स्क्वायर -23 क्यू स्क्वायर बटे 6 नीचे लाइए, 6 अंडर रूट नहीं 6 बटे 6 क्यू स्क्वायर, इधर बचेगा अंडर रूट 10। अंडर रूट 10 एक क्या है अपरिमेय संख्या है, तो अंडर रूट 10 एक अपरिमेय संख्या है। और पी स्क्वायर -23 क्यू स्क्वायर बटे 6 क्यू स्क्वायर एक परिमेय संख्या है। तो ये दोनों आपस में बराबर नहीं होंगी, अगर बराबर नहीं होंगी तो लिखेंगे अतः विरोधाभास से स्पष्ट है कि ये जो दी गई संख्या है 3√2 + √5 3√2 + √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो एक ही सवाल बड़ा है जो अकेले है, बाकी अगर किसी के साथ में है तो फिर वो बड़ा नहीं है। तो सारे सवाल ऐसे ही छोटे छोटे सवाल तो दर्शाने वाले पूरे सवाल हो गए। इनमें से एक तो सवाल बोर्ड एग्जाम के लिए फिक्स है, 3 नंबर मिलेगा मिलेगा। बहुविकल्पी प्रश्न आपको बता ही दिए थे किस प्रकार के पूछे जाते हैं। गुणनखंड वाला एक प्रश्न पूछा जाएगा, एक प्रश्न लासा मासा वाला पूछा जाएगा, और कौन सा बताए थे एक तो कि बताइए कि ये परिमेय है या फिर अपरिमेय है, ये पहचान वाला एक प्रश्न पूछ लिया जाएगा। इसके बाद फिर ये दर्शाने वाले प्रश्न पूछ लिए जाएंगे। तो चैप्टर 1 आपका हुआ समाप्त। अगले दिन पढ़ते हैं चैप्टर 2, ठीक है।